नमस्कार, डी स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मेंडुगिरी और अगले आधे घंटे में आपको बताऊंगा कि भारतीय बाजारों में आज क्या हुआ और कल भारतीय बाजारों में क्या हो सकता है। वो कौन से ट्रिगर्स होंगे जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए और जिसका असर कल भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज हमने देखा कि भारतीय बाजारों में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। तो अगले आधे घंटे में हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगे। हमारे जो दो जानकार जुड़ेंगे वो तमाम आपके सवालों के जवाब देंगे और आप चाहें तो अपने सवाल भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं नंबर। इसके अलावा आप व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 9136934056 पर आपको व्हाट्सअप करना है अपना सवाल, कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो में है, किस भाव पे है, कहाँ से आपने सवाल भेजा है, तमाम जानकारी भेज दी। इसके अलावा सोशल मीडिया पेज पे हमारे जाइए, फेसबुक और ट्विटर पे ईटी स्वदेश को फॉलो कीजिए। उसके अलावा केकेटी लिखिए, वहाँ स्पेस दीजिए, अपना सवाल भेज दीजिए। इसके अलावा कल की तैयारी जो शो हमारे सोशल मीडिया पर यूट्यूब पे होती है, आप वहाँ भी कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेज सकते हो। जैसा कि मैंने कहा कि अगले आधे घंटे में हम दर्शकों के सवाल के जवाब देंगे, वीआईपी स्टॉक्स बताएंगे और ये हमारी मदद करेंगे विवेक कारवा वृद्धि इन्वेस्टमेंट से और सुमित मूलचंदानी हमारी हेल्प करेंगे विग्रहरा इन्वेस्टमेंट से। तो ये दोनों जानकार अगले आधे घंटे में हमारी मदद करेंगे, तमाम शेयरों पर जानकारी देंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी पे क्या रणनीति आप होनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि आज हमने देखा कि भारतीय बाजारों में एक जोरदार रैली देखने को मिली। खासतौर पर बैंक निफ्टी में देखिए एक शानदार तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी का जो ऑल टाइम है 44,151.80 है और आज का जो हाई था 44,151.70 है, यानी 0.10 से कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी आज ऑल टाइम हाई छूने में कामयाब नहीं रहा। तो कल हो सकता है कि वापस से बैंक निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई पे जाता हुआ दिखे। अगर आज से 2 महीना पहले देखे तो क्या माहौल था, लग रहा था कि बाजार में तेजी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन लगातार ईटी स्वदेश ये कह रहा था कि भारतीय बाजारों में तेजी का रुझान है और वही तेजी का रुझान लगातार हमने देखा। आज भी देखिए बैंक निफ्टी कह सकते हैं कि रिकॉर्ड स्तर के आसपास ही बंद हो, हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये संकेत है कि बाजार में अच्छी मजबूती है और ये अभी जो पार्टी चल रही है बाजार में तेजी की, ये चलती रहेगी। इसके अलावा आप निफ्टी में देखिए वहाँ भी मजबूती थी, चूंकि बैंक निफ्टी ने मजबूती तो उसने भी जो है कहीं ना कहीं निफ्टी को खींचा और वो भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचा। हल्की से ऊपरी स्तर से कह सकते हैं कि 18,458 का ऊपरी स्तर था, वहाँ से थोड़ा सा नीचे आया है। ये कह सकते हैं कि कोई प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं बस लास्ट में थोड़े से जो है लोगों ने लगा कि बड़ी तेजी है तो चलो थोड़ा सा मुनाफा ले लिया जाए। अगर स्टॉक्स की बात की जाए बैंक निफ्टी और निफ्टी के किन शेयर में तेजी देखने को, खासतौर पर निफ्टी गिरने के स्टॉक्स की बात की तो आईटीसी, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती थी, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल जैसे स्टॉक थे जहां मजबूती देखने को मिल रही थी आज के ट्रेड में। लेकिन अगर लूजर स्टॉक्स की बात की जाए तो अगर इन्फोसिस में मजबूती थी तो टीसीएस एक शेयर था आईटी में जहां दबाव देखने को मिला। कॉन्ट्राबिट देखिए, एक तरफ तेजी एक तरफ मंदी का रुझान आईटी में देखने को मिल रहा था। एक दिग्गज में खरीदारी थी तो एक दिग्गज में बिकवाली देखने को मिली थी। मारुति सुजुकी, ग्रासिम, सिप्ला जैसे स्टॉक्स थे जहां दबाव देखने को मिला। लेकिन निफ्टी बैंक के गिने स्टॉक्स की बात की जाए तो आज के ट्रेड में हमने बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे स्टॉक्स में हमने अच्छी मजबूती बनते हुए देखी। लेकिन अगर कुछ सेक्टर्स की बात की जाए, जो सेक्टर्स भारतीय बाजारों में मजबूती दिखा रहे थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा, तो निफ्टी रियल्टी जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती थी, निफ्टी ऑटो एफएमसीजी जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती देखने को मिली। हमने देखा था बीते हफ्ते पीएसयू बैंकों में थोड़ी बिकवाली का रुझान कह सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग का रुझान था, लेकिन वापस से पीएसयू बैंकों में खरीदारी लौटती हुई देखी है। इस हफ्ते जो है नज़र बना के चलिए, इस बार के नतीजे आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा क्या होता है। इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स की बात की जाए जहां पे आज हमने देखा कि मजबूती रियल्टी स्टॉक्स में देखिए, कुछ रियल्टी स्टॉक्स आज के बाजार में काफ़ी अच्छी मजबूती दिखा रहे थे। डीएलएफ जैसे स्टॉक्स में देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुआ। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज, माइक्रोटेक जैसे स्टॉक्स थे जो मजबूती दिखा रहे थे। अब आज के बाजार के कुछ हीरो स्टॉक्स से बात कीजिए। अब ये ट्रेंड लगातार मैं बताता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं छोटे मझोले स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती का रुझान बना हुआ है। आज देखिए एस, साइन, डीएलएफ, गोदरेज कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स में मजबूती थी। इसके अलावा ये वो स्टॉक्स है जो 1 साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे हैं, तो इन स्टॉक्स पर नजर बना के रखें क्योंकि ये रुझान देखने को मिला। बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स को मैंने लगातार आपको बताया कि 52 हाई पे ट्रेड कर और लगातार वो स्टॉक्स देखिए मजबूती दिखा रहे हैं, तो इन स्टॉक्स पर नजर बना के चल सकते हैं। आज के कुछ हीरो स्टॉक्स की बात की जहां मजबूती थी, रेप्रो इंडिया, कोकोया, कैमलिन, न्यूलैंड लैब जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती थी, वीएसटी टेलर जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं इसके अलावा शोभा लिमिटेड, जिनसेट टेक, जीवन स्मॉल फाइनेंस जैसे स्टॉक्स थे जो आज के बाजार में मजबूती दिखा रहे थे। तो कमोवेश कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बाजार में तेजी न केवल लार्ज कैप स्टॉक्स में, छोटे मझोले शेयरों में भी लगातार तेजी का रुझान बना हुआ है। इसी नोट पर शुरुआत करते हैं विवेक जी से और सुमित मूलचंदानी से। आप दोनों का शुक्रिया ईटी स्वदेश को समय देने के लिए। विवेक जी, तेजी में थे आप, अभी भी तेजी में है?
मनीष जी, इनफैक्ट मैं आपके शो पे करीबन 15 दिन के बाद आ रहा हूँ। और अगर आप 15 दिन का पहले का व्यू अगर उठा के देखो तो मेरा यही था कि मार्केट अपवर्ड बायस में ही रहेगा, और मुझे लग रहा है कि आगे चल के भी यही रहने वाला है। एक्सपेक्टेड था कि सेकेंड हाफ में करीबन 19,000 टच करेगा निफ्टी। और अभी तक तो एज पर एक्सपेक्टेशन ही चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा, अभी करीबन 22-23 की पी पे चल रहा है निफ्टी। और मुझे लगता है कि अगर 19 की तरफ बढ़ता है तो 24-25 की पी जब दिखेगा, तब मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल जरूर बन सकता है। तो यहाँ से मतलब जो स्टॉक्स कॉस्टली है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, और जो सेक्टर, जो स्पेस चीप चल रहा है, वहां पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी दिखेगी। और हालत ये होके रखी है कि अब एफआईआईज को लग रहा है कि हमने बस छोड़ दी है, तो अब चलती हुई बस में कैसे भी करके उनको भी चढ़ना है, और इसके लिए इन लेवल्स पे भी वो लोग अब पैसा लेके आ रहे हैं। तो बायस अपवर्ड ही है। वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी मुझे लग रहा है, और ओवरऑल अप ट्रेंड रहेगा। थोड़ी सी तेजी और देखने को मिलेगी। सुमित जी, क्या राय होगी? आज तो बैंक निफ्टी कह सकते हैं कि होते होते रिकॉर्ड बनते बनते रह गया। कल रिकॉर्ड बनेगा और तेजी बढ़ेगी आगे की तरफ। गुड इवनिंग सर। तो जैसे आपने पहले ही बोला कि बिल्कुल 1.10 पैसे का सिर्फ डिफरेंस रहा, जो दिसंबर 14 2022 का हाई था और आज का हाई था। तो अब सबसे मेन ये है कि हाई क्रॉस तो करेगा, लेकिन क्लोजिंग इज इम्पोर्टेंट मोर देन। तो हम वेट करेंगे, अगर क्लोजिंग बेसिस पे वो मिल रहा है तो बिल्कुल यहाँ से और ऊपर आप जा सकते हैं। आप देखिए, आज बैंक ऑफ बड़ौदा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में आरबीएल बहुत ही अच्छा था। बंधन बैंक अभी और ऊपर स्तर पे जा सकता है। तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है कि प्राइवेट बैंक ज्यादा परफॉर्म करेंगे पीएसयू से। तो मेरा रुझान वहां पे ज्यादा रहेगा। जैसे कि निफ्टी की बात हुई, आप देखिए जो लास्ट 1 आवर का जो सेलिंग प्रेशर आया वो निफ्टी में काफी ज्यादा था। और आप देखेंगे तो रिलायंस रिलायंस ने आज मल्टीपल टॉप बनाया है, जो करीबन 2500 की लेवल से ही रिजेक्शन मिला। तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है। तो अगर कहीं ना कहीं कल स्पॉट में 18,350 का लेवल ब्रेक हो रहा है और उसके नीचे सस्टेन हो रहा है, तो हमें लग रहा है थोड़ा यहाँ से और प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो बिल्कुल आप कॉशियस के साथ खड़े रहें। स्टिल आप बाय इन डिप्स की थियरी रखें। 18,200 जिनका इंट्राडे नहीं, मैं ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो थोड़े 2 3 4 दिन का नजरिया रखते हैं, तो 18,200 अभी भी एक मजबूत लेवल रहेगी। तो जब तक 18,200 टूटता नहीं और क्लोजिंग बेसिस पे नहीं आ रहा, बिल्कुल आप बाइंग बनाए रखिए। तो सीधे तौर पे 18,200 का जो है लेवल है, इसको बतौर आप जो है स्टॉपलेस मान के चले। जो थोड़ी आप एक हफ्ते के ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए 18,200 का एक स्टॉपलेस होगा। जो मान अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो फिर आप प्रॉफिट एक बार के लिए बुक कर लीजिए। और बैंक निफ्टी पे रहते हुए कि अभी तो तेज़ी रहेगी, देखना होगा कि तेज़ी इंट्राडे में हाई लेने के बाद ये शेयर निफ्टी बैंक जो है क्या क्लोजिंग बेसिस पे भी ऊपरी स्तर पर बंद होने में कामयाब होता है कि नहीं। तमाम इन मुद्दों पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अब फटाफट सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ नरेंद्र दास जी का सवाल आया है कोलकाता से। वो जानना चाहते हैं वोल्टास के बारे में। 15 शेयर हैं, 1,086 रुपये के भाव पे। वह जानना चाहते हैं कि शेयर को होल्ड करें या निकल जाए। क्या राय होगी विवेक जी? जिस तरह से हमने देखा वापस से जो है नॉर्थ इंडिया में गर्मी तेजी से बढ़ी है, उम्मीद करें कि डिमांड पिकअप होगा और वापस से वोल्टास जैसे स्टॉक्स में और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। मनीष जी, मुझे लग रहा है कि स्टॉक थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉस्टली है, और आपने ऊपर की तरफ लिया है, लेकिन आप होल्ड कर सकते हो क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है। अब जिस हिसाब से गर्मी बढ़ी है, इसका जितना मतलब बेनिफिट होना देखने को मिलेगा वो जून क्वार्टर में ही देखने को मिलेगा, और मुझे लग रहा है कि पक्का बेनिफिट मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे अगर मैं चेन्नई में भी मैं हमारा टेम्परेचर देखो तो फील्स लाइक 54 डिग्री है आज के दिन। तो दिल्ली की तो हालत और भी खराब है। तो मुझे लग रहा है कि कंपनी ओवरऑल बढ़िया है। टाटा मैनेजमेंट ग्रुप से आती है ये। 27,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो उस मार्केट कैप के लिए जितना ये प्रॉफिट दिखाते हैं वो थोड़ा बहुत कम है। इसके लिए वैल्यूएशन ज्यादा दिख रहा है, लेकिन हाँ, जून क्वार्टर के लिए जरूर वेट करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ये आपको वापस 900-920 तक ये दिखा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो होल्ड कीजिएगा। फ्रेश एवरेज की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन होल्ड करके मौका मिलेगा तो निकलेंगे हम लोग बाहर। कि आपके लिए राय है कि वोल्टास को आप होल्ड करके चल सकते हैं। नरोत्तम शर्मा जी ने भी कोलकाता से सवाल भेजा है। एक और टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा केमिकल के बारे में जानना चाहते हैं। 10 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 994 रुपये के 944 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं क्या करे। सुमित जी, क्या राय होगी टाटा केमिकल पे? जी बिल्कुल, आप
देखिए एज ऑफ नाउ स्टॉक जो है वो अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहा है, लेकिन एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो राउंड फिगर है 1000 का। लेकिन ओवरऑल बायस इन्होंने अभी बेस बनाया हुआ है करीबन 930 से 935 का, तो बिल्कुल सलाह रहेगी आप होल्ड रखिए। अगर लंबा नजरिया है तो स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 955 955 का ऑन द क्लोजिंग बेसिस। जैसे ही 1000 का लेवल जो है वो सस्टेन करेगा और क्लोज देगा, हमारा एक्सपेक्टेशन है फर्स्ट टारगेट रहेगा 1070 के करीबन, और अपसाइड में 1140, ये दो लेवल्स हमारे रहेंगे, तो बिल्कुल आप होल्ड रखिए यहाँ पे। को होल्ड करने की सलाह। अगला सवाल गोपाल भट्टाचार्य जी ने पूछा है, टाटा ग्रुप के एक और शेयर पे जाना चाहते हैं। टाइटन के 25 शेयर के पोर्टफोलियो में है 2455 रुपये के भाव पे, और ये एक ऐसा टाटा ग्रुप का शेयर है जिसने लगातार आज परफॉर्मेंस दिखाया। और सीधे तौर पे देखिए विवेक जी, खासतौर पे अप्रैल में शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। क्या राय होगी टाइटन पे आपकी? देखिए ये 2900 की तरफ जा रहा है, 2900 मीन कर रहा हूं मैं। और हमने कई बार शो पे बात किया है कि जब टाइटन का मतलब जब भी बात हुई है, ये एक एवरग्रीन है। आप अगर कोई भी डिप में लो, ये आपको लॉन्गर टर्म में रिटर्न्स देना ही देना है। और सिर्फ डिप नहीं, अगर आप इन भाव में भी लो, आपको लॉन्गर टर्म में ही रिटर्न देगा कंपनी। और दूसरा, गोल्ड देखिए वापस एक क्रेज छा के रखा है, और मुझे लग रहा है कि गोल्ड इनका इस बार जून क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट आएगा, तो होल्ड करना चाहिए। 2900 तो ये इमीडिएटली जाते हुए दिख रहा है मुझे, हो सकता है इस हफ्ते भी चला जाए। तो टाइटन होल्ड करने की सलाह होगी। अब सीधे तौर पे विवेक जी की तरफ से अब एक शेयर है, विवेक जी आपसे और सुमित जी दोनों से पर मैं राय चाहूँगा बारी बारी से। RBNL, क्योंकि हमारे 3 दर्शकों ने सवाल पे जवाब पूछा है एक साथ। प्रमोद जी ने नागपुर से सवाल पूछा, उनके पास 1000 शेयर हैं 128 रुपये के भाव पे। राकेश तिवारी जी के पास उन्होंने सवाल भेजा कानपुर से, 500 शेयर 135 रुपये के भाव पे, इनको भी थोड़ा नुकसान हो रहा है। और निवास सिंह ने बिहार से सवाल पूछा है, इनके पास 3000 शेयर 71 रुपये के भाव पे, इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है। तो क्या राय होगी RBNL पे? सबसे पहले फंडामेंटली विवेक जी आप बताइए, निवास जी को तो अच्छा मुनाफा हो रहा है, क्या थोड़ा बुक कर ले? और जिनको नुकसान हो रहा है, क्या वो होल्ड करके चले या थोड़ा सा उनको निकलने की सलाह देंगे, या एवरेज करने की आप सलाह देंगे? मनीष जी देखिए, कंपनी बहुत शानदार है, ये हमने पहले बहुत बार बात किया हुआ है। और इतने लगातार इस कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं, मतलब अभी जो रीसेंट ऑर्डर था, कंपनी का जो मार्केट कैप है उसका 20-25% खाली तो उसका ऑर्डर बुक है। तो बहुत बढ़िया है, फाइनेंशियली आई थिंक आगे चल के अच्छा करेगी। लेकिन दिक्कत ये है कि जितना भी ये सब ऑर्डर्स आए हैं ना, ये सारे के सारे प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुके हैं। तो जो मतलब 27-37-40 रुपए चल रहा था, वो स्टॉक आज 120-21 चल रहा है। मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए। करीबन 110 रुपए 105 रुपए का थोड़ा था डीप स्टॉप लॉस रहेगा। वो अगर स्टॉप लॉस लगा के आप इसको मेंटेन कर सकते हो तो बहुत बेटर रहेगा। और स्टॉक का मैं 105 इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहां तक गिरेगा ये, क्योंकि ये ऑर्डर बुक है, ये आपको एग्जीक्यूट होके बुक्स में प्रॉफिट के रूप में अगले 2-3 क्वार्टर में दिखेगा। तो हो सकता है स्टैग्नेंट रहे स्टॉक, ज्यादा मूव नहीं करे। लेकिन हाँ, 105 लगा के आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो। बहुत शानदार कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी, तो प्रमोटर का कोई रिस्क नहीं है इसमें। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस चल रहा है, आगे चल के दिखेगा कि और भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे सरकार की तरफ से, क्योंकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं अगले साल। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक ओवरऑल अच्छा करना चाहिए। ये तौर पे ये रहते हुए कि कंपनी बहुत शानदार है, फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है, लगातार और मजबूत ऑर्डर बुक मिल रहे हैं कंपनी को। 105 रुपये का ये सबसे पहले तो आपके लिए निवास जी इन्होंने स्टॉप लॉस दे दिया है। आप इसको इस स्टॉप के साथ होल्ड करके चलिए ताकि आपके पास जो प्रॉफिट है वो कम से कम बचा रहे। सुमित जी आप कुछ कहना चाहेंगे रेल विकास निगम पे लेके? जी बिल्कुल, मैं विवेक जी के साथ ही हूँ। विवेक जी ने 105 की लेवल दी है, मेरा क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा 103। सर वैसे तो देखिए एवरेज करने के लिए हम जितना हो सके अवॉइड करने की करते हैं, लेकिन जो सर पे इन्होंने बाय किया हुआ है 128 135, ये जो डे हाई था आप देखेंगे तो 5 मई का जो हाई बना था, और उस दिन आप देखेंगे ना तो इंडिकेटर्स भी ओवरबॉट का सिग्नल दे रहे थे। तो हम ऐसा सलाह देते हैं कि थोड़ा बहुत आप एक नॉलेज लेके यहाँ पे काम करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है। नीचे में एक और गैप फिलिंग पेंडिंग है, तो वो गैप फिलिंग के लिए नीचे और आ सकता है स्टॉक, जो करीबन 110 से 115 की लेवल है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एवरेज कीजिए। अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो मैं बोलूंगा 25 एक और बाय कीजिए और अपनी एवरेज को थोड़ा सा नीचे लाइए। क्लोजिंग बेसिस पे 103 के नीचे अगर स्टॉक क्लोज दे रहा है तब जाके हम एग्जिट करेंगे। टिल द टाइम आप होल्ड कर सकते हैं। और राज सुमित जी ने इसमें जोड़ दिया कि चाहें तो थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं, क्वांटिटी कम रखिए एवरेज का। और 103 जो 105 का विवेक जी ने बताया था, सुमित जी ने 103 का बताया, तो कमोबेश वही है। आप 103 या 105 जो आपको सुटेबल लगा आप स्टॉपर्स लगा के शेयर को
होल्ड करके चल सकते हैं। प्राज इंडस्ट्री पर सवाल पूछा हेमंत जी ने पश्चिम बंगाल से। उनके पास 50 शेयर है पोर्टफोलियो में, 371 रुपये के भाव पे जानना चाहते हैं शेयर में क्या करे, क्या राय होगी सुमित? हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में शेयर में तो अच्छी मजबूती देखने को मिली निचले स्तरों से। देखिए, मजबूती देखने मिली है बिल्कुल, लेकिन अगर आप पिछले 5 दिन का सेशन देखेंगे ना, तो जो सबसे माइनस पॉइंट है कि ऊपरी स्तर से उस पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो बिल्कुल आप वेट कीजिए, जैसे ही ये 370 के ऊपर और अब सस्टेन करेगा, बिल्कुल स्टॉक और अपसाइड में जा सकता है। लेकिन तब तक एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह इसको मेंटेन रखिए 337 का। तो 337 जब तक ब्रेक नहीं हो रहा, बिल्कुल आप होल्ड कीजिए। अपसाइड में जैसे ही 370 के लेवल्स क्रॉस होंगे, एक्सपेक्टेशन है कि ये 408 का लेवल आ सकता है। तो ये रहा प्राज इंडस्ट्रीज पे। मनोज जी ने भोपाल से सवाल पूछा है, रेणुका शुगर के बारे में जानना चाहते हैं। 1000 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 52 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं शेयर को होल्ड करे या निकल जाए। विवेक जी, हमने देखा है कि शुगर स्टॉक में जितनी तेजी आती है उससे ज़्यादा तो गिरावट आ जाती है, और खासतौर पर रेणुका शुगर में देखिए पिछले कई दिनों से, या कह सकते हैं पिछले 1-1.5 महीने से लगातार गिरावट का कहीं ट्रेंड देखने को मिला है। क्या करे शेयर पे? मनीष जी, ऐसे डिस्क्लोजर में बोल देता हूँ, रेणुका शुगर में मेरा पर्सनल होल्डिंग है, और अगर ये 38 रुपये आता है तो मैं इसमें और एवरेजिंग भी करूंगा। शुगर वर्ल्ड प्राइसेस अगर आप देखो तो करीबन 26-27 डॉलर पे चल रहे हैं, जो ऑल टाइम हाई है अभी भी, वहां से नीचे करेक्शन नहीं हो रहा है। अब इंडिया में यहाँ से लग रहा है, जो रेणुका शुगर के मैनेजमेंट का कमेंट्री आप अगर सुनो तो वो भी बोल रहे हैं कि एथनॉल का प्राइसेस यहाँ से ऊपर बढ़ सकता है। अब रेणुका शुगर को मैं एज शुगर कंपनी नहीं देखता हूँ, एज बायोफ्यूल कंपनी देखता हूँ, आगे चल के वैसे ही बनने वाली है। और अगर इसका मैनेजमेंट भी देखो तो विल्मर ग्रुप, जो अडानी विल्मर वाला विल्मर है, वो इसका मेजॉरिटी स्टेक होल्डर मतलब प्रमोटर है। तो जो पेडिग्री है भी बहुत बढ़िया है कंपनी की, और जो भी मैनेजमेंट सिस्टम्स है इस कंपनी में, जहां तक मुझे मालूम है, बहुत अच्छा है। तो मैंने लिया है एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे लगता है कि अगर अगले 3 या 5 साल में हो सकता है कि मल्टी बैगर भी बने। उतना अगर आपके पास पेशेंस हो तो जरूर ले सकते हो, और अगर पेशेंस नहीं है तो 38 रुपया आता है तो वहां पे आपको एवरेज करना चाहिए, उसके नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट बुक कर मतलब स्टॉप लॉस लगा के वहां पे चलना चाहिए। ये राय आते हुए मनोज जी आपके लिए कि 38 रुपये के आसपास चाहें तो एवरेज आप कर सकते हैं। और खुद विवेक जी ने ये डिस्क्लेमर दिया है कि उनके पोर्टफोलियो में भी है, वो भी कह रहे हैं कि 38 रुपये के आसपास आएगा तो वो भी इसको इस शेयर में एवरेज करेंगे। ये राय आते हुए अनिल जी ने सवाल पूछा है चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस के बारे में। 100 शेयर के पोर्टफोलियो में 750 रुपये के भाव पे हमने देखा कि बीते कुछ सत्रों में शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। सुमित जी, क्या राय होगी चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस पे? जी, देखिए, स्टॉक रिसेंटली काफी अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है, लेकिन जो अगर फ्रेश एंट्री की मैं बात करूं तो वहां पे सजेशन नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ पे 750 की इनकी परचेज है, बिल्कुल आप होल्ड कीजिए। लेकिन एवरी टाइम बुकिंग प्रॉफिट इज ऑलवेज बेटर देन लुकिंग प्रॉफिट। तो हम बोलेंगे यहाँ पे हो सके तो आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी बुक कीजिए, एवरेज 30 to 40%। बाकी बिल्कुल आप होल्ड रखिए। स्टॉक अभी भी मोमेंटम में है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप खड़े रहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 970। अपसाइड में अभी भी मोमेंटम बन सकता है 1100 की लेवल तक। तो ये राय आते हुए कि आप इसमें एक स्टॉपर्स लगा लीजिए, उनको लगता है कि और मजबूती देखने को लिए। वैसे सुमित जी ने आप एक शानदार लाइन बोला, आपने मुनाफा को देखिए मत, थोड़ा बुक भी कीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि किसी स्टॉक्स में अच्छा मुनाफा देखने को मिलता है और हमें ये उम्मीद होती है कि नहीं और तेज़ी देखने को मिलेगी, और कई बार वो मुनाफा भी हाथ से निकल जाता है और नुकसान होने लगता है। तो अच्छी बात है, सुमित जी ने बताया कि थोड़ा मुनाफा बुक भी चाहें तो आप इसमें करके चल सकते हैं। सुमित जी से कुछ और स्टॉक्स की चर्चा करेंगे, विवेक जी से भी कुछ और स्टॉक्स जानेंगे, लेकिन कल के लिए कई सारे अहम ट्रिगर्स हैं। बामाक्षी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कल भारतीय बाजारों के लिए क्या अहम ट्रिगर्स है जिसका असर बाजार पे देखने को मिलेगा। बामाक्षी, बताइए कल के कौन से अहम ट्रिगर्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी यूएस से आने वाले इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा और यूएस से आने वाली रिटेल सेल्स पर। इसके अलावा यूके की तरफ से जॉबलेस क्लेम्स और चाइना की तरफ से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा कल आएगा, और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज़ बनेंगे जो आपको ज़रूर ट्रैक करने होंगे। ग्लोबल अर्निंग्स के लिहाज से हमारी नज़र होगी वोडाफोन ग्रुप PLC, सीमेंस AG और होम डिपो पर। इसके अलावा अगर डोमेस्टिक फ्रंट पर अगर हम देखें तो निफ्टी कंपनीज में से भारतीय एयरटेल अपने चौथी तिमाही के नंबर्स पेश करेंगे, और इसी के चलते ये स्टॉक आपके रेडार पर ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो ग्रैन्यूल्स इंडिया, IOCL, वी मार्ट, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओबरॉय रियल्टी, LIC हाउसिंग फाइनेंस और मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर जैसे भी दिग्गज कंपनी हमारे रेडार पर रहेंगे, क्योंकि ये कंपनीज भी अपने नंबर्स पेश करने वाले हैं।
इसके अलावा कॉर्पोरेट एक्शन की अगर हम बात करें तो उबर और रियल्टी फोकस में रहेगा, क्योंकि कल नंबर्स के साथ कंपनी फंड रेजिंग भी कंसिडर करने वाली है। LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो बोरोइंग बजट FY24 के लिए कंसिडर करेंगे और इसी के चलते ये स्टॉक भी आपके रेडार पर ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हो रहे हैं कल जो आपके रेडार पर ज़रूर होने चाहिए। इंडिया EU ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल की फर्स्ट मीटिंग होने जा रही है ब्रसल्स में कल। इसके अलावा गवर्नमेंट भी TMR डिस्कस करने वाले हैं फार्मा बॉडीज़ के साथ कल। तो ये थे लार्जली सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। वामक्षी ये तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए ऐसे ट्रिगर से कल जिसका भारतीय बाजारों पे असर देखने को मिल सकता है। अब हमारे पास जो है सवाल अश्विन परमार जी ने भेजा है। परमार जी के पास अब बर्जर पेंट के सब शेयर हैं, 14 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 562 रुपये के भाव पे है। नज़रिया इन्होंने 10 साल का रखा है। इनको मतलब सीधे तौर पे बेहद लंबी अवधि नज़रिए से इस शेयर को होल्ड करना चाहते हैं। क्या राय होगी विवेक जी? हमने देखा क्रूड में अब ऊपरी स्तर से काफ़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है, लेकिन उतना ज़्यादा इन शेयरों में खासतौर पर पेंट कंपनियों के शेयर में मजबूती देखने को नहीं मिल रही है। शॉर्ट टर्म के लिए आप जो बात कह रहे हो सही है मनीष जी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर होम इम्प्रूवमेंट स्पेस आप अगर अगले 10 साल के लिए देखो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा करेगा। अब 10 साल का व्यू देना बहुत मुश्किल काम है, ये सबको मालूम है। आपको रिव्यू करना पड़ेगा हर 6 महीने में। फिर भी अगर आपको अगर 10 साल के लिए कोई पेंट कंपनी लेना हो, मुझे लगता है कि आपको एशियन पेंट के साथ ही जाना चाहिए। क्यों 10 साल में? और तो मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि काफी चीजें, काफी पैरामीटर्स हो जाती है, लेकिन आप अगर आज का जो ऑपरेटिंग मार्जिन देखो और मार्जिन ओवरऑल देखो तो आपको दिखेगा कि एशियन पेंट्स मच मोर अहेड ऑफ बर्जर रहेगा। तो 10 years प्लस डेफिनेटली नो ब्रेनर है ये। एशियन पेंट बेटर बेट है, सेफर बेट है इनफैक्ट। और शॉर्टर टर्म में हो सकता है कि बर्जर में भी आपको एक करेक्शन देखने को मिले, दोनों में देखने को मिले, क्योंकि वो तो बहुत शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन 10 साल के लिए एशियन पेंट आप बिंदास वो लेके रखो आप। सुमित जी आपके लिए राय, बिंदास राय कह सकते हैं कि सुमित जी की तरफ, विवेक जी की तरफ से आते हुए कि आप स्विच कर जाइए। इनफैक्ट आपको इसमें थोड़ा प्रॉफिट भी हो रहा है। बर्जर पेंट अगर 10 साल के नज़रिए के लिहाज से अगर आप शेयर होल्ड करना चाहते हैं पेंट में, तो बर्जर पेंट के बजाय आप ईस्टर्न पेंट में स्विच कर जाइए। ये विवेक जी की तरफ से राय आती हुई है। विकास कुमार जी ने दौलतगंज से सवाल भेजा है। बायोकॉन के 450 शेयर के पोर्टफोलियो में 240 रुपये के भाव पे वो अगले 3 महीने के लिहाज से जानना चाहते हैं कि क्या करें। बायोकॉन पे सुमित क्या राय होगी आपकी? जी, बायोकॉन में भी देखिए आप देखेंगे तो बिल्कुल अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक ने अपना एक बेस बनाया जो करीबन 200 का था, तो बिल्कुल अभी भी मोमेंटम काफी अच्छा है। 230 के ऊपर जब तक स्टॉक सस्टेन कर रहा है, अपसाइड में मोमेंटम बन सकता है। 270, 284, 284 ये दो टारगेट्स हमारे हैं। तो जैसे भी मैंने बताया 231 जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अब वो उनका एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो बिल्कुल जब तक 230 मेंटेन है, आप बिल्कुल खड़े रहिए और अपसाइड के लिए और एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो ये बायोकॉन पर राय आते हुए कि आप इसको शेयर को होल्ड करके चलिए। भगवान दयाल जी ने भुवनेश्वर से सवाल पूछा है। जेके टायर के 250 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 164 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं शेयर में क्या करे। विवेक क्या राय होगी जेके टायर पे? देखिए, जेके टायर आपको जरूर होल्ड करना चाहिए। 164 में आपने लिया है, लेकिन आज 196 है। और मुझे लगता है कि जो भी आज पैरामीटर्स है, रबर प्राइसेस करेक्शन होने के बाद वगैरह, ये एक अंडरवैल्यूड स्टॉक है आज के दिन। तो मेरा टारगेट इसमें आराम से रहेगा करीबन 230 से लेके 240। तो इस हिसाब से किसी को अगर बाई भी करना हो तो बाई भी कर सकते हैं। अच्छा कंपनी है। और ओवरऑल इस मार्केट में इतनी हाइस पे अपन चल रहे हैं, इसके लिए एक स्टॉप लॉस देना भी जरूरी रहेगा। वो करीबन 180 का रहेगा। तो 180 आप दिमाग में रख के 100% जेके टायर ले सकते हो। टायर स्पेस में मुझे सबसे सस्ता लगता है। इनफैक्ट इससे एक और सस्ता है गुडियर, लेकिन वो क्या है कि काफी उसमें दिक्कतें हैं और वो स्टॉक रैली नहीं करता है। तो जेके टायर बेटर बेट रहेगा गुडियर से, इसलिए मैं जेके टायर को आपको बाई के रिकमेंडेशन ये दूंगा। तो जेके टायर पे ये राय आते हुए विवेक की तरफ से इसमें 180 रुपये को उन्होंने स्टॉपर्स लगाने की भी बात कही है। एक सवाल जो है यूट्यूब पे पूछा गया है कमेंट बॉक्स में। नितेश जी ने पूछा है कि इजी माई ट्रिप और टालना के अच्छे दिन कब आएंगे। ये सवाल विवेक जी आप ही से होगा। इजी माई ट्रिप और टालना पे पूछे, उन्होंने ये तो नहीं बताया कि उनके पोर्टफोलियो में कितने शेयर हैं, पर उन्होंने जानना चाहा कि इन शेयर के अच्छे दिन कब आएंगे। मतलब इससे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उनको पोर्टफोलियो में ये शेयर होंगे। क्या राय होगी इजी माई ट्रिप पे और टालना पे आपकी? देखिए, तानला आप अगर देखो तो वैल्यूएशन सस्ते हो चुके हैं। और
प्रॉब्लम यह है कि पिछले 3 क्वार्टर से तांडला ने लगातार नुकसान दिखाया है, लेकिन उस करेक्शन के बाद आज वैल्यूएशन ठीक ठाक लग रहे हैं। और आईटी स्पेस हम सबको मालूम है, इनफैक्ट बड़ी बड़ी दिग्गज जो कंपनीज है वो 40-50% गिरी हुई है, तो उस बेसिस पे ये स्टॉक भी गिरा था। तो यहाँ पे आप होल्ड कीजिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डाउन साइड है, तो आपको होल्ड करना चाहिए तांडला प्लेटफॉर्म को। दूसरा जो ईज माई ट्रिप आपने कहा, आप अगर आज नोट करो तो थॉमस कुक शायद आज अच्छा मूवमेंट दिखाया था। और मुझे लग रहा है कि जो ट्रैवल इंडस्ट्री है ओवरऑल, वो यहाँ से आगे चल के इम्प्रूवमेंट दिखा सकती है। अब आप अगर कंपेयर करो थॉमस कुक और ईज माई ट्रिप, तो थॉमस कुक का वैल्यूएशन मुझे डेफिनेटली सस्ता लगता है, क्योंकि ये टूर पैकेजेस टिकटिंग मतलब ओवरऑल पैकेज स्पेस में है, कंपेयर टू ईज माई ट्रिप जो ज्यादातर फोकस है टिकटिंग स्पेस में। लेकिन मुझे लगता है कि ईज माई ट्रिप में भी आएगा रिकवरी, तो आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। इंडस्ट्री ओवरऑल अच्छा है, और हो सकता है कि आपसे आपको 6 महीने लगे, लेकिन हाँ, रिकवरी एक पॉसिबिलिटी है। यही आते हुए कि इज माई ट्रिप और टालना को जो है आप होल्ड करके चलिए। और अगली बार से अगर आप सभी दर्शकों के लिए अगर कोई सवाल आप भेजते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आप पूरा अपना नाम, कितने शेयर्स हैं, किस भाव पे अपने, ताकि हमारे जानकार और अच्छे से आपको उस शेयर पे अपनी सलाह दे सकेंगे, जिससे कि आपको भी काफ़ी सहूलियत होगी। अब मौका है वीआईपी स्टॉक्स का, जो आपका सबसे फेवरेट सेगमेंट है। बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स की। सुमित जी, वीआईपी स्टॉक्स कौन से होंगे आपकी तरफ से? मनीष जी, पहला स्टॉक रहेगा मेरा आरबीएल बैंक। ये करीबन स्टॉप लॉस आप लगा लो 145, और ये 165 और उसके ऊपर भी जा सकता है। अब इसका मैं कारण भी बताता हूँ। देखिए, ओवरऑल अगर आप बैंक निफ्टी देखो और एनबीएफसी सेक्टर पे मैं ओवरऑल बुलिश हूँ, और बैंकिंग पे भी मैं बुलिश हूँ। इस स्टॉक में काफी दिक्कतें हुआ करती थी करीबन 6 महीने पहले, लेकिन उसके बाद में मैनेजमेंट चेंज हुआ, काफी काफी मतलब मैनेजमेंट लेवल्स पे चेंजेस आए और बिजनेस मॉडल में चेंजेस आए, और उसके बाद में बैंक ने अच्छा चेक करना चालू किया। काफी ऊपर गया था उस रैली में, लेकिन उसके बाद में एक कंसोलिडेशन और करेक्शन आया। अब इन लेवल्स पे मुझे लगता है कि ये एक ब्राइट कैंडिडेट है। मैं ये हफ्ते भर का या महीने का नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है कि 2-3 महीना लगे, लेकिन एक ब्राइट कैंडिडेट है जहां से ये मूवमेंट आपको वापस दिखा सकता है। तो आरबीएल बैंक का फंडामेंटली भी मुझे अच्छा लग रहा है, वैल्यूएशन भी अच्छा लग रहा है, और ओवरऑल मुझे बैंकिंग सेगमेंट अच्छा लग रहा है। इसके लिए ये एक बाय रिकमेंडेशन रहेगा। दूसरा स्टॉक मेरा रामको इंडस्ट्रीज, प्योरली बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस। ये साउथ बेस्ड कंपनी है, और वैल्यूएशन अगर आप देखो तो बहुत सस्ता है आज के दिन, और मुझे लगता है कि ये 170 के ऊपर जा सकता है। लेकिन आपको लेना जब है जब ये 150 उस रेंज को ब्रेकआउट करे। आज एक ट्राई किया था इसने, लेकिन एक करेक्शन आ गया था। तो अगर 151 अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाता तो वहां पे बाई करोगे। 140 इसका स्टॉप लॉस रहेगा। तो रैमको इंडस्ट्रीज और आरबीएल में खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन रैमको में विवेक जी ने साफ तौर पे कहा है कि अभी मत खरीदे। वही मैं देख रहा था कि स्टॉपलेस केवल 2 रुपये का नीचे का वो दे रहे हैं। तो स्टॉपलेस आपको इसको शेयर को खरीदना है रैमको इंडस्ट्री को तब जब 151 रुपये के शेयर के ऊपर ये शेयर जब ट्रेड करने लगे तब खरीदिए। 140 रुपये का आपको इसमें स्टॉपलेस लगाना होगा, फिर पहला लक्ष्य जो होगा 170 रुपये का होगा। सुमित जी, आपकी तरफ से कौन सा शेयर होंगे वीआईपी स्टॉक्स में? देखिए, पिछले सेशन से आप देखेंगे तो कार्बन स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो यहाँ पे पहले जो मेरा पिक रहेगा वो रहेगा HEG का। HEG देखिए काफी अच्छे मोमेंटम में है। रिसेंटली स्टॉक ने काफी अच्छा गेन भी दिया हुआ है, 920 से लेके करीबन आप देखिए 1240 आज भी न्यू हाई बनाया हुआ है। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे एक्यूमुलेशन का सजेशन दूंगा, और जो मेरा नजरिया रहेगा वो 3 से 6 महीने का रहेगा। तो करंट मार्केट प्राइस है 1240, नीचे में 1200 आए, 1180 आए, आप एक्यूमुलेट कीजिए, ना कि एक ही शॉट में बाय कीजिए। यहाँ पे 1110 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में 2 टारगेट रहेंगे, 1412, दूसरा रहेगा 1534, 1534 और 1412, ये मेरे 2 टारगेट रहेंगे। दूसरा स्टॉक रहेगा क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का। देखिए स्टॉक ने आज करीबन 1 साल के बाद अपना एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, और सबसे मेन चीज है वॉल्यूम के साथ आज का देखिए वॉल्यूम भी काफी अच्छा बना हुआ है। तो बिल्कुल सेम सलाह रहेगा, एक्यूमुलेट कीजिए। और मैं एक सलाह दूंगा कि कल का आज का जो हाई है 1090, स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया था, करीबन क्लोजिंग आया है 1070 तक। तो सिर्फ एक 1 आवर का वेट कीजिए। कल के डेट में अगर जैसे ही ये स्टॉक का हाई क्रॉस होगा आप बिल्कुल एंटर हो जाइए। टारगेट रहेंगे 1241,
1350 और स्टॉप लॉस 980 का। सुमित जी की तरफ से क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण खरीदारी करने के लिए 1241 से लेकर 1350 रुपये तक का लक्ष्य बता रहे हैं। 980 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके अलावा उन्होंने जो है HEG में खरीदारी करने की सलाह दी। लगातार हमने देखा है कि पिछले 10 सत्रों से शेयर में मजबूती का रुझान बनता हुआ दिखा है। 1412 रुपये का से लेकर 1534 रुपये तक का टारगेट देखने को मिलेगा। 1110 रुपये का शेयर में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। विवेक जी और सुमित जी शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए और कल की तैयारी में कई सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।